हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपके एग्ज़ाम अच्छे हो रहे होंगे। अब हमें अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम पर फोकस करना है, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक भौकाल वीडियो है। भौकाल वीडियो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले हम अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को एक तरीके से निचोड़ निकालेंगे उसका, कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ हमें छोड़नी है। मतलब हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। समय हमारे पास काफ़ी है, 7 दिन आपको पूरे मिले हुए हैं एग्ज़ाम के बीच में। आप बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में। तो परेशान नहीं होना है, लेकिन ये भी नहीं सोचना है कि 7 दिन की हमारी छुट्टी है, हमें समय बहुत है और हम धीरे धीरे एक एक दिन करके ऐसे ही वेस्ट कर देंगे कि चलो आज एक टॉपिक पढ़ लिया, कल हमने एक और टॉपिक पढ़ लिया। इस तरीके से समय आप वेस्ट ना करें। अपनी तैयारी धीरे धीरे कछुआ चाल से आज से ही स्टार्ट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, क्योंकि आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा अपने सिलेबस को एनालाइज करके, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है कभी भी आपकी बैक नहीं लगेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। क्योंकि अगर आपने इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ लिया तो आप 100% आप अच्छे मार्क्स अचीव करके आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, व्हाट्सएप के पर्सनल कॉन्टैक्ट हो, व्हाट्सएप का स्टेटस हो, हर जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। और साथ ही साथ जिन बच्चों का इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी इस बार है, तो वो भी परेशान ना हो। आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का भी यहाँ पर बेहतरीन मटेरियल मिलेगा। बस आप ईमानदारी से हर एक वीडियो को देखते रहें, डे बाय डे अपना एक शॉर्ट गोल तैयार करें और उसको अचीव करते रहें। समय काफ़ी है पेपर के बीच में, तो ये ना सोचें कि बाद में कर लेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। ऐसे कर करके ऐसा ना हो कि आप लास्ट दूसरे दिन पर खड़े हों एग्जाम पेपर के और फिर वही सिचुएशन हो कि क्या पढ़ें, है ना। तो इसलिए आप अभी से तैयार हो जाएं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। तो हम बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। तो अगर हम यूनिट नंबर फर्स्ट के सिलेबस को एनालाइज करते हैं तो 3 पार्ट में इस सिलेबस को आप देखते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट का जो है सिलेबस वो 3 चैप्टर्स में डिवाइड है, और ये सिलेबस यूनिट फर्स्ट का सबसे ज़्यादा सिलेबस है आपके पूरे इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की, तो वो है आपका सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है जनरली, उसमें आपको डिफरेंट तरीके की चीज़ें वहाँ पर पूछी गई हैं, जैसे डिप्लीशन लेयर क्या होती है, वीआई करेक्टरिस्टिक क्या होती है, आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड की वीआई करेक्टरिस्टिक या आइडियल या प्रैक्टिकल डायोड क्या होता है, उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट होता है। फिर उसके बाद जीनर डायोड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, जिसमें आप जीनर और एवलांचे मैकेनिज्म को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से 2 मार्क्स के लिए ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद करनी है। डिप्लीशन लेयर क्या होती है, डायोड की आइडियल या प्रैक्टिकल डायोड की वीआई करेक्टरिस्टिक क्या होती है, डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जीनर और एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है। इनके बीच में कंपैरिजन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपसे पूछता है। ठीक है, तो ये आपका 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो आगे जो सेकंड चैप्टर है वो है डायोड की एप्लीकेशंस। डायोड की एप्लीकेशंस क्या हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे डायोड की कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ पर ये बायसिंग की बात कर रहा है कि डायोड को हम किस तरीके से बैटरी से कनेक्ट करते हैं, वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रेक्टिफायर, यानी कि हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में आपने पढ़े होंगे ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, और दूसरा पढ़ा है आपने सेंटर टैप्ड, है ना। तो ये 2 टाइप के आपने रेक्टिफायर्स यहाँ पर पढ़े हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। दोनों में आपको फुल वेव रेक्टिफाई होकर मिलती है। तो अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, जो कि फुल वेव रेक्टिफायर है।
कई बार आपसे कंपेयर करके भी पूछ लेता है कि सेंटर टैप से क्यों बेस्ट है, तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो आप बेसिकली अगर आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन डायग्राम चेंज है, और एक दो एडवांटेज आपका ब्रिज रेक्टिफायर लेकर चलता है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है वर्किंग में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है डायोड की बायसिंग, डायोड की कॉन्फ़िगरेशन, और डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, तो उसी हिसाब से जो डायोड आपका फॉरवर्ड बायसिंग में होगा उसी के हिसाब से आपका आउटपुट मिल जाएगा। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम प्रायोरिटी पर रखें तो ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पिछले 10 क्वेश्चन पेपर को उठाएं और उसमें से देखें तो लगभग 7 से 8 बार आपको ब्रिज टाइप रेक्टिफायर फुल वेव पूछा गया है। लास्ट सेमेस्टर में आपसे रेक्टिफायर नहीं पूछा गया, तो इस बार पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 100% है। क्वेश्चन 7 मार्क्स में जरूर मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे ये जो पोर्शन है क्लिपर, क्लैंपर और जीनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर, इसमें से 200% आपको मिनिमम एक न्यूमेरिकल और मैक्सिमम 2 न्यूमेरिकल डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, ये गारंटी है। यानी कि आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर को हमने प्रायोरिटी दी है। दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दें तो यहां पर क्लिपर, क्लैंपर या जीनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर, इस पर बेस्ड मिनिमम एक न्यूमेरिकल और मैक्सिमम 2 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये गारंटी है, ठीक। वहीं पर ऑप्शनल में अगर हम बात करें, अगर 2 न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो है आपका वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट में आपने 3 टाइप के वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स पढ़े हैं, एक तो डबलर पढ़ा है, एक ट्रिपलर पढ़ा है, एक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है। तो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रोबेबिलिटी पर अगर हम रखें तो ट्रिपलर और क्वाड्रिलेटरल, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। आप इस पर भी स्टार बना लीजिए। ये भी कई बार आपसे पूछा गया। अगर आप 10 पेपर उठाएंगे तो 6 से 7 क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आपको वोल्टेज मल्टीप्लायर कोई भी एक टाइप का एक्सप्लेन करने के लिए विद सर्किट डायग्राम जरूर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर भी 200% चांसेस हैं आपके कि मिनिमम 2 न्यूमेरिकल बने, अदरवाइज एक न्यूमेरिकल तो डेफिनेटली आपका पूछा जाना है। तो ये आपका हो जाता है डायोड एप्लीकेशन। तो अगर मैं इसको कहूँ तो ये आपका 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन जो चैप्टर 2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद रहती है कि 90% आपके तीनों क्वेश्चन जो लॉन्ग हैं वो इसी सेक्शन से देखने को मिल जाएं आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। अगर आप इस चैप्टर नंबर 3 को अवॉइड भी करना चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय हमारे पास काफ़ी है तो हम इसमें से भी 1-2 इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। फर्स्ट वन अगर आप देखें तो लाइट एमिटिंग डायोड, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। यानी कि यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2 टर्मिनल डिवाइसेस जो हैं स्पेशल पर्पज के लिए सेमीकंडक्टर डायोड आपके यूज़ किए जाते हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़ने होते हैं। तो उसमें पहले आप एलईडी पढ़ेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं पर वैरेक्टर डायोड से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपने हमारी भौकाल श्रृंखला जो हमने 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टार्ट की है, अगर आपने वो देखी होगी तो वैरेक्टर डायोड के बहुत टाइप से क्वेश्चन वहाँ पर आपको 2 मार्क्स में जरूर देखने को मिल गए हैं। तो अगर हम 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वैरेक्टर डायोड आप कंसिडर करके चलेंगे। और फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर वो है आपका टनल डायोड। तो पहली प्रायोरिटी पर एलईडी आपका रहेगा और दूसरी प्रायोरिटी पर एज ए लॉन्ग क्वेश्चन टनल डायोड रहेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने डायोड की वर्किंग अच्छे से समझी हुई है, आपको डायोड की वाइसिंग अच्छे से आती है, तो आप ये वाली जो डिवाइसेस हैं आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। बस इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, किस स्पेशल पर्पज के लिए किस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये डिवाइस बनाई गई है, तो आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप यूनिट नंबर 1 के पूरा सिलेबस जो है हम
जो मैंने आपको बताया वो आप एनालाइज कर पाए होंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है डायोड एप्लीकेशन, आप इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, इसको आपको स्ट्रॉन्ग करके जाना है बहुत ज़्यादा। वहीं पर हम बात करें चैप्टर फर्स्ट की, तो इसमें आपको 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल ही जाएंगे। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट का सिनेरियो हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, जिस पर स्टार बना हुआ है वो क्वेश्चन आप किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हम बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। अब यूनिट नंबर सेकंड में हम अगर देखें तो यूनिट नंबर सेकंड जो है वो 2 तरीके से आपकी क्लासीफाई रहती है। एक तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है और दूसरा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। फिर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो 2 टाइप में आपका डिफ्रेंशिएट हो जाता है। फर्स्ट वन इज आपका हो जाता है JFET और नेक्स्ट आपका जो सेकंड टाइप है वो है MOSFET। तो पहले हम BJT वाले पोर्शन यानी चैप्टर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में BJT भी जानते हैं। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो यहाँ से ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन यानी कि जो ट्रांजिस्टर हम बनाते हैं जो कि 3 टर्मिनल डिवाइस है उसकी कंस्ट्रक्शन हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इनसे ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा। यही 3 चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती हैं कि आप एक्सप्लेन कीजिए BJT किसी भी टाइप का, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग और उसकी आउटपुट और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। यही सिनेरियो है, बस आपका जो चेंज होगा वो आपका किस तरीके से आपने BJT को कनेक्ट किया हुआ है, किस कॉन्फ़िगरेशन का आपने वहाँ पर यूज़ करना है, वो चेंज हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ ऑपरेशन, ठीक है, ये हो जाएगा एम्पलीफिकेशन एक्शन, क्योंकि BJT एज एन एम्पलीफायर भी आप यहाँ पर देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, जो कॉन्फ़िगरेशन है BJT की, मतलब चूंकि BJT आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें आपका एमिटर, बेस और कलेक्टर, ये 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। इन तीनों टर्मिनल को अगर आप कॉमन करते हैं तो वो आपका कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप्स की हो जाती है, जिसमें अगर आपने बेस को कॉमन किया है तो कॉमन बेस हो जाएगा, अगर आपको ने एमिटर को कॉमन किया है तो कॉमन एमिटर हो जाएगा, और अगर आपने कलेक्टर को कॉमन किया है तो वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो अगर हम इन कॉन्फ़िगरेशंस में प्रायोरिटी पर रखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये प्रायोरिटी पर रखना है कॉमन एमिटर, सेकंड प्रायोरिटी पर आप रखेंगे कॉमन बेस। कॉमन कलेक्टर को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने कॉमन एमिटर या कॉमन बेस किसी भी टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो कॉमन कलेक्टर भी आपसे पूछ लेता है। यहाँ पर साफ है सारी चीज़ें। अगर आपने डायोड की कॉन्फ़िगरेशन जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट में है वो अच्छे से तैयार कर ली तो आपको BJT, JFET या MOSFET में कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपका एट द एंड इलेक्ट्रॉन एंड होल के मोमेंटम से ही करंट का फ्लो होना है। चूंकि ये बाइपोलर डिवाइस है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों के मूवमेंट की वजह से करंट का फ्लो होता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाई BJT इज ए बाइपोलर डिवाइस। क्लियर हो गया यहाँ से? तो आई होप आप समझ पाए होंगे। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में ये ध्यान रखनी है कि एमिटर का साइज़ बेस से ज़्यादा होता है, कलेक्टर से कम होता है। ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम बनाते हुए भी बेटा ध्यान में रखनी है। बच्चे क्या करता है, डायग्राम बना देता है, ठीक है, इस तरीके से तीनों सेक्शन को उसने इक्वल दिखा दिया, या फिर पता चला एमिटर को उसने बड़ा दिखा दिया, कलेक्टर को छोटा दिखा दिया, पता चला एमिटर और कलेक्टर छोटे कर दिए, बेस को उसने बड़ा कर दिया। तो ये बताएगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है BJT को लेकर वो क्लियर नहीं है। आपने चाहे कितना भी अच्छा एक्सप्लेन किया हो, फिर आपको वो मार्क्स एवरेज से भी कम मिलेंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये इसीलिए अलग से यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कॉमन एमिटर है, उसके बाद कॉमन बेस को आप कंसिडर करेंगे। फिर आप कहेंगे कि सर 2 टाइप के BJT होते हैं, एक आपका NPN होता है और एक आपका PNP होता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो प्रायोरिटी पर आपको NPN को रखना है, यानी कि NPN। और अगर आपने NPN की कॉन्फ़िगरेशन समझ ली है तो मैं नहीं मानता कि PNP की कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है,
कम पढ़ने पर भी आप ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हमें पता है कि पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं तो उनका मोमेंटम ज़्यादा रहेगा, उनकी वजह से फ्लो होगा ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट। वहीं पर एनपीएन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो यही आपका डिफरेंस है बिटवीन एनपीएन एंड पीएनपी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन किसकी, एनपीएन ट्रांजिस्टर की, और फिर उसकी वर्किंग, उसकी कंस्ट्रक्शन एंड उसकी इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इस सिनेरियो में आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्लियर। लॉन्ग क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन की टर्म में इस बार आपको वन शूट वीडियो प्रोवाइड की जाए। अदरवाइज वन शूट वीडियो आपको 5 यूनिट की अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जाइए आप वहां से हेल्प ले सकते हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन को लिखना है। अदरवाइज इस बार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले हैं उनको हम वन शूट की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पहले वाले चैप्टर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में अगर मैं बात करूं तो वही सिनेरियो यहां पर बनता है, कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेएफईटी या फिर मॉसफेट। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो सेम इज दैट कि यहां पर जेएफईटी आप कंसीडर करेंगे इंपॉर्टेंट चैनल, एन चैनल जेएफईटी को, यानी कि जो एन चैनल जेएफईटी है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू द पी चैनल जेएफईटी, ठीक है। और पी चैनल जेएफईटी सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि आप जिस तरीके से एनपीएन और पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन में केवल और केवल पी टाइप और एन टाइप का डिफरेंस देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर एन चैनल में आप एन चैनल कंपेयर टू द पी चैनल डिफरेंस देखते हैं। अदरवाइज कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, स्पेशली यूनिट नंबर 2 के लिए आप एक A4 शीट लेंगे, उस पर डालेंगे, जैसे आप मैं भी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की ही बात करूं तो वहाँ पर लिखेंगे आप NPN ट्रांजिस्टर। अब फिर एक तरफ आप कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, उनकी आप वेवफॉर्म यहाँ पर बना लेंगे एज इट इज। फिर उसके बाद ऐसे ही आप पीएनपी के लिए करेंगे, उनकी वेवफॉर्म्स बना लेंगे, उनके कंस्ट्रक्शन वाला जो डायग्राम है इस तरीके से वो आप ड्रॉ कर लेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप इसको धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे और एट द एंड ऑफ द एग्जाम टाइम पर आप इसको एकदम से रिवाइज कर पाएंगे। और मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं। वैसे ही आप फिर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए फॉर द एन चैनल इनपुट एंड आउटपुट, या फिर वहाँ पर ट्रांसफ़र और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, वो एज इट इज़ आप वहाँ पर A4 शीट पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब ये यूनिट 2 के लिए आपको 1 या 2 A4 साइज पेपर पर इनकी कंस्ट्रक्शन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन वहाँ पर ना हो। वहीं पर मॉसफेट में अगर हम बात करें तो 2 टाइप के मॉसफेट आपको देखने को मिलते हैं, डिप्लीशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। तो आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को देनी है, क्योंकि अगर हम लास्ट 5 से 6 क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो उसमें 3 से 4 बार आपको डिप्लीशन टाइप मॉसफेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है चैप्टर नंबर 2 का एनालिसिस। इसके लिए स्पेशल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस यूनिट की जितने भी टाइप्स हैं डिफरेंट, चाहे बीजेटी में हो चाहे एफईटी में हो, उनकी A4 शीट पर, ठीक है, ये आप जरूर करेंगे बेटा। A4 शीट पर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप ड्रॉ करेंगे एक जगह पर, ठीक है, ठीक। चाहे वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ड्रेन टाइप कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, किसी भी तरीके की जो भी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से बनती है वो आप 2 A4 शीट पर आराम से क्लासिफाई करके उनको ड्रॉ करेंगे नीट एंड क्लीन। चाहे उसमें आपको 2 या 3 घंटे भी लग जाएं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे और आपने कैरेक्टरिस्टिक सही से बनाई है तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और कंस्ट्रक्शन करते समय आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि एमिटर का साइज बेस से तो बड़ा रखना है लेकिन कलेक्टर से छोटा रखना है, और बेस का साइज सबसे छोटा रखते हैं, कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा रखते हैं। ये कंस्ट्रक्ट करते हुए जब आप एक्सप्लेन करते हुए अपने डायग्राम को बनाते हैं तो विशेषकर ये आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो आई होप यूनिट नंबर 2 से भी आप रूबरू हो गए होंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ आपको नहीं छोड़नी है।
क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड बहुत ही छोटी यूनिट है, एक सेम जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और यहाँ पर आपको केवल और केवल ये देखना है कि सर्किट जो बनाना है वो किस तरीके से बनना है, बस उसमें चेंज है, अदरवाइज कोई भी ज़्यादा हार्ड यूनिट नहीं है यूनिट नंबर थर्ड। अगर मैं आपको सजेशन करूं तो यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ और यूनिट नंबर फिफ्थ आपको घोट के पी जानी है, इतना स्ट्रॉन्ग आपको कर लेना है। डेफिनेटली आप इन तीनों यूनिट्स को करके 50+ मार्क्स अचीव करेंगे। 50+, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इन 3 यूनिट्स को करके। आप कह रहे होंगे कि सर क्वेश्चन पेपर तो 70 का ही आता है, 3 यूनिट फिर 2 यूनिट का सिनेरियो, तो बेटा उसमें ऑप्शनल में भी तो क्वेश्चन रहते हैं। सेक्शन बी आप पूरा कर लेंगे अगर तीनों यूनिट आपने अच्छे से की हुई हैं, है ना, और सेक्शन सी में भी आप कवर कर लेंगे 3 क्वेश्चन। तो मतलब कहने का ये है कि आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं इन 3 यूनिट्स को स्ट्रांगली तैयार करके भी। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या है। इसमें बेसिकली आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ते हैं। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, उसमें आपका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बेसिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया हुआ है, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट दिया हुआ है जिसमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग टाइप एम्पलीफायर्स होते हैं, फिर यूनिटी फॉलोवर आपको दिया हुआ है, समिंग एम्पलीफायर दिया हुआ है, इंटीग्रेटर दिया हुआ है, डिफरेंशिएटर दिया हुआ है, एंड आगे आपका डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशन दिया हुआ है, कंपैरेटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हर एक यूनिट से लॉन्ग 3 क्वेश्चन बनते हैं। सेक्शन बी में बनता है और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से एक करना होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, एक तो आपको 100% यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, यानी कि यूनिट वाइज आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रायोरिटी देंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस को एनालाइज करके यहाँ से स्टडी अपनी स्टार्ट करनी है। तो 100% 7 मार्क्स में यहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन की अगर हम बात करें तो 7 मार्क्स में आपके पास बचते हैं 2 क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंसिडर करेंगे समिंग एम्पलीफायर, ठीक है, इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर। इनको तो आप किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं, ये आपको डेफिनेटली करके ही जाने हैं। पहली प्रायोरिटी इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, दूसरी प्रायोरिटी समिंग एम्पलीफायर, जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपका पूछा जाता है। क्लियर हो गया? यूनिटी फॉलोवर क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर तैयार करके जाएंगे। ठीक, अब बचता है एक तीसरा आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपका मैक्सिमम 2 न्यूमेरिकल में भी जा सकता है, यानी कि 2 न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं, या फिर अगर 2 थ्योरी में बने तो एक ब्लॉक डायग्राम होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो आपको करके जाना है। ठीक है, वो आपका 7 मार्क्स में पूछे जाएगा। ठीक है, तो 2 थ्योरी में मैंने आपको बता दिया, 3 टाइप के आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर या कॉन्फ़िगरेशन जरूर करके जानी है, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, समिंग एम्पलीफायर। ठीक है, यूनिटी फॉलोवर जो है वो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट आपको तैयार करके जाना है। दूसरी बात, यहाँ पर आप 3rd नंबर पर कंसीडर करेंगे, चूंकि हम 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी यहाँ से देखते हैं, तो उसमें आप कंपैरेटर, जिसको आप सबस्ट्रैक्टर भी बोलते हैं, वो आप यहाँ पर कंसिडर करके चलेंगे। समिंग एम्पलीफायर और कंपैरेटर में आप प्रायोरिटी देख सकते हैं, जिसको भी आप समझें इजी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सिनेरियो समझ में आ जाना चाहिए। और कॉमन मोड या फिर 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको तो आप छोड़ेंगे ही नहीं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आइडियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बिना आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर बनेगा ही नहीं, ना तो बना है ना बनेगा। ठीक है, तो आप आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को जरूर याद करके जाएंगे। 7 से 8 आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, उसको आप नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यूनिट नंबर 3rd बहुत छोटी है, बहुत इजी है, आप इसको जरूर स्ट्रॉन्ग कर लें।
एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर आप स्टार्टिंग से ऑपरेशनल एम्पलीफायर को उठाएंगे तो 1 से 2 घंटे में इतने अच्छे से ये यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी कि आप बहुत बेहतर यहाँ पर करके आएंगे। हमारे YouTube चैनल पर पूरी एक वन शूट वीडियो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी यूनिट नंबर 3 की, जिसमें हमने सारे डेरिवेशन, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम, वो सब डिस्कस किया हुआ है। अभी मैं न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के लिए भी आपको बताऊंगा, उससे भी आप परेशान ना हो, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आपको वहाँ पर परेशान करता है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पर बताऊंगा उससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 हमने बोला बहुत बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप इसको करके ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीधा सीधा क्लियर है। अगर यहाँ पर, क्योंकि ये यूनिट ऐसी है, अगर आप यहाँ पर एक टॉपिक को ही स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप 14 मार्क्स वहीं से अचीव कर सकते हैं। वो टॉपिक कौन सा है? वो है आपका ये टॉपिक, के मैप मिनिमाइजेशन अप टू 6 वेरिएबल। और 6 वेरिएबल में भी आपको कंसिडर करना है 4, 5 और 6 वेरिएबल को, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको जो प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 और 5 की करनी है। मैं ये नहीं कह रहा 6 की भी नहीं करनी है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है आपके क्वेश्चन पूछे जाने की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है के मैप। आप इसको तो किसी भी कीमत पर बच्चों नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ से आपको 2 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये आपका डेफिनेटली फिक्स है। सेक्शन बी और सेक्शन सी में एक क्वेश्चन के मैप का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसमें से एक ही आपकी चॉइस रहेगी। तो कहने का मतलब ये है के मैप आप कुछ भी करके, कैसे भी करके आपको तैयार करना है। ठीक, उसके बाद जो अदर ऑप्शनल में हम क्वेश्चन देखते हैं वो है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम, नंबर कन्वर्जन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दूसरा चांस है आपका 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनने का यहाँ पर, क्योंकि 3 क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे तो आप सेकंड प्रायोरिटी देंगे इसको। ठीक है, नंबर कन्वर्जन को। अगर आप यहाँ से ये 2 टॉपिक भी करके लेकर जाते हैं, अगर मैं इस पर स्टार बनाऊँ तो आप इस पर इनफाइनाइट स्टार भी बनाएंगे तो वो भी मुझे कम लग रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये एक रीढ़ की हड्डी है आपके इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के टॉपिक का। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो होता है यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, बेसिक गेट्स क्या होते हैं, उनकी हेल्प से, यानी कि यूनिवर्सल गेट्स की हेल्प से आप किस तरीके से अदर गेट्स भी डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिक एंड यूनिवर्सल गेट्स जो हैं उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, किस तरीके से आप डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन यूनिवर्सल गेट्स का वेटेज है आपका के मैप में भी। के मैप में क्वेश्चन पूछेगा कि मिनिमाइज कीजिए, कोई भी एक आपको वहाँ पर वो बुलियन फंक्शन दे देगा। फिर उसके बाद वो कहेगा कि ये जो आपने मिनिमाइज करके वैल्यू लेकर आए हैं, आप जो सिंप्लीफाई करके आप फंक्शन लेकर आए हैं, उसको आप या तो बेसिक लॉजिक डिज़ाइन की हेल्प से डिज़ाइन कर दीजिए या यूनिवर्सल गेट की हेल्प से डिज़ाइन कर दीजिए। यूनिवर्सल गेट में वो आपको नाम दे देगा कोई पर्टिकुलर, या तो नैंड गेट से आपको डिज़ाइन करवा लेगा या फिर नॉर गेट से आपके पास डिज़ाइन करा लेगा। तो इस पर बेस्ड भी हमने न्यूमेरिकल किए हुए हैं। न्यूमेरिकल के बारे में मैं अभी बताऊंगा पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको कहाँ से तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनिट नंबर 4 का सिनेरियो हो जाता है। इन 3 टॉपिक्स को आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि गेट्स हम इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि के मैप, जिसमें से हमें पता है मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो अगर 2 क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं और उसके साथ हमें एक टॉपिक को और तैयार करना है जिसमें से प्रोबेबिलिटी है कि तीसरा क्वेश्चन वहीं से बन जाए, तो क्यों ना हम उसको बेहतर करें। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है सिनेरियो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट नंबर 4 का। अब मैं अगर यहाँ से 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो ये बेसिक गेट्स, लॉजिक गेट्स जो हैं ये 2 मार्क्स में भी आपका क्वेश्चन आपको देकर जाएंगे। नंबर कन्वर्जन जो है ये भी 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन देकर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर कंसिडर करके चलना है। ठीक, नंबर कन्वर्जन में आपका 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, 10s कॉम्प्लीमेंट
और नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, इनको भी आपको कंसिडर करना है। एक एक बार आप एक एक क्वेश्चन करके देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि 1st कॉम्प्लीमेंट, 2nd कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट या 10th कॉम्प्लीमेंट से किस तरीके से आप सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 4 हो जाती है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में से भी यूनिट नंबर 4 की तरह फिक्स्ड है क्वेश्चन, जो आना ही आना है। उसके लिए पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। ये सिलेबस आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है आपका फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और दूसरा पार्ट है आपका जिसमें आपको वायरलेस डिवाइसेस के बारे में स्टडी करनी होती है। तो अगर मैं इसमें से बात करूं तो आप ये लिख कर ले लीजिए कि किसी भी कीमत पर आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये जो है ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको नहीं छोड़कर जाना है। मैं अगर यहाँ पर इनफाइनाइट % भी लिखूं लाइक के मैप, तो वैसे ही यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिनिमम एक क्वेश्चन 7 मार्क्स में, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स में। प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चंस की 7 मार्क्स में ज़्यादा रहती है। क्यों रहती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की हमारे यूट्यूब चैनल पर बेसिक से एंड तक पूरी एक वीडियो मिल जाएगी जो कि 1 घंटे की है, जिसमें आप थ्योरी, डेरिवेशन और इसके जो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ये वाली जो टेक्निक्स हैं वो वहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। किसी भी तरीके से 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ ले, 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ ले, 7 मार्क्स में थ्योरेटिकल बेस पर पूछ ले, डेरिवेटिव बेस पर पूछ ले, या इसकी मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन टेक्निक की बेस पर पूछ ले, वो सब उस 1 से 1.25 घंटे की वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो उस वीडियो को आपको घोट के पी लेना है, क्योंकि हमें वहाँ से पता है मिनिमम 7 मार्क्स, मैक्सिमम 2 मार्क्स, जो 14 मार्क्स हैं 2 क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं 2 मैक्सिमम 2 7 मार्क्स के क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ? एक तो डेरिवेशन वहाँ से आपको क्लियर, जब आपको डेरिवेशन क्लियर हो जाएंगे तो डेरिवेशन में जो फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हैं उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। तो इस वजह से आपका दोनों क्वेश्चन वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। किसी भी कीमत पर आप नहीं छोड़ेंगे। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है डेफिनेटली वहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस रहती है। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, मतलब सॉरी लास्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को अगर छोड़ दें तो वहीं पर इससे न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया। अदरवाइज हर एक पेपर में यहाँ से न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। डेफिनेटली बिल्कुल नीट एंड क्लियर ट्रांसपेरेंट तरीके से ये बात सत्य है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे हम कहते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ, तो वैसा ही आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टॉपिक है। क्लियर हो गया? तो आपका न्यूमेरिकल वाला अभी मैं सारी चीज़ें सॉल्व कर दूंगा, कहाँ से आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल की टेंशन को ख़त्म करना है। अब दूसरे तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरा है आपका नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड इसके एप्लीकेशंस। ये आपको 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करके चलना है कि मॉड्यूलेशन की क्यों नीड होती है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। ये 2 मार्क्स में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड, यहाँ पर आपको जो कंसिडर करना है वो है 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए, अगर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से मिलता है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से मिलता है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अगर आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं तब भी चांसेस हैं कि आपका ये वाला क्वेश्चन यहीं से इसी वाले चैप्टर से देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में जो चैप्टर नंबर 2 है वायरलेस वाला, उसमें केवल और केवल 2 ही टॉपिक हैं जिसको वो लॉन्ग में बनाकर पूछ सकता है, और वो है आपके सैटेलाइट एंड रडार कम्युनिकेशन। बस आपको ये पढ़ना है, ये वाला पार्ट। यहाँ से आपको 7 मार्क्स में अगर क्वेश्चन बनता है तो यहीं से आपका 7 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा, जो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो यूनिट नंबर 5 में एक तो आपका नीड ऑफ मॉड्यूलेशन या इसकी एप्लीकेशन हो गया 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 से प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने की। जैसे हम बात करें ओवरव्यू ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, इसमें आप देखेंगे ब्लूटूथ, ठीक है, ब्लूटूथ है ना, ब्लूटूथ और वाईफाई, इनके बीच में कंपैरिजन आपसे पूछता है।
ब्लूटूथ और वाईफाई को कंपेयर कीजिए। इस तरीके से आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है 2 मार्क्स में, सैटेलाइट की एप्लीकेशन क्या है, रडार की एप्लीकेशन क्या है, सैटेलाइट की एडवांटेजेस क्या है, रडार की एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो ये आप सेकंड चैप्टर कंसिडर करेंगे फॉर द 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर 7 मार्क्स से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होगा आपका कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, उसका आपका ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से आप एक्सप्लेन कीजिए। वहीं पर रडार कम्युनिकेशन की बात करें तो ऐसे ही आपका रडार कम्युनिकेशन है, उसका ब्लॉक डायग्राम है, उसकी वर्किंग है, वो सारी चीज़ें आपसे वहाँ पर पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से यूनिट नंबर 5 को आप डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सिनेरियो क्लियर है। अगर मैं बात करूं आपकी पूरा निचोड़ अगर मैं आपको बताना चाहूं इस सिलेबस एनालिसिस का, तो वो क्या है। अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टॉपिक की, किसी भी कीमत पर आपको नहीं छोड़ना है, के मैप नहीं छोड़ना है, नंबर कन्वर्जन नहीं छोड़ना है। दूसरा अगर हम बात करें रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर हम बात करें ओपैम्प की, तो ओपैम्प में मैंने 3 से 4 कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई हैं जिनको आपको डेफिनेटली करना ही करना है, उसके ब्लॉक डायग्राम को आपको करना है। बीजेटी में अगर मैं बात करूं तो आपको एनपीएन में कॉमन बेस और कॉमन एमिटर किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ के जानी है। वहीं पर हम एफईटी में बात करें तो आपका एन चैनल जेएफईटी हो या फिर डिप्लीशन टाइप एन चैनल जेएफईटी हो, वो सॉरी मॉसफेट हो, वो आपको कंसिडर करने हैं। वहीं पर अगर हम यूनिट नंबर 1 पर जाते हैं तो यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 2 जो है डायोड का कॉन्फ़िगरेशन, डायोड की जो इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं जैसे कि रेक्टिफायर डेफिनेटली आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन देकर जाएगा ही जाएगा। और क्लिपर क्लैम्पर सर्किट पर न्यूमेरिकल, ओपैम्प पर 100% न्यूमेरिकल, ठीक है, के मैप पर 100% न्यूमेरिकल, एएम पर 100% न्यूमेरिकल। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिनेरियो क्लियर है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है जिससे कि आप 70 में से 50 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं। 50 नहीं 60 प्लस भी आप अचीव कर सकते हैं क्योंकि आपके पास 7 दिन का इनफ समय है बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करके चलनी है। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और लाइक करें वीडियो को अगर अच्छा लगा है, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जिससे कि सभी बच्चे लाभ उठा सकें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत ही गलत बात है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब कह रहे होंगे कि सर आपने न्यूमेरिकल का तो कुछ बताया ही नहीं है। तो न्यूमेरिकल के लिए बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको 2 वीडियो न्यूमेरिकल की मिलेंगी जो कि अवेलेबल हैं। 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उन 2 वीडियोस में क्या है, अगर आप उनको देखेंगे तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं से भी आपका न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए। वो फर्स्ट है आपका एक वन शूट वीडियो वहां पर है जिसमें हमने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल वहां पर किए हुए, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के, चाहे वो क्लिपर बेस्ड हो, क्लैम्पर बेस्ड हो, आपका जीनर डायोड एज ए शंट बेस्ड हो, फिर आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर बेस्ड न्यूमेरिकल हो, चाहे हम के मैप पर बात कर लें, चाहे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर बात कर लें। शायद नंबर कन्वर्जन की वीडियो उसमें नहीं है, वो नंबर कन्वर्जन की 1 घंटे की पूरी वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ से देखेंगे तो वो बेहतर रहेगा। तो ये आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल का वीडियो हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का। एक वीडियो वो अवेलेबल है, एक वीडियो है अवेलेबल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर में न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए हैं। क्योंकि आप 2 पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं, आपको वहां से अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस तरीके से ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के, वो एज इट इज़ वैल्यू के साथ वही रिपीट होकर पूछे जाते हैं। तो यानी कि प्रीवियस ईयर्स जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो एज इट इज़ आपको एग्जाम में अपने विद वैल्यू भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन 2 वीडियोस को आप कर लीजिए।
मैं 100% कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सा भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला जो होगा वो मिस नहीं करके आएंगे, गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। बस आपको कहीं इधर आधर नहीं भटकना है, बस ये 2 वीडियोस आप देख लीजिए, इन 2 वीडियोस को आप कंप्लीट कर लीजिए। देखने का मतलब ये नहीं कि आप बस वीडियो को खोलकर बैठ गए, 2 की स्पीड पर कर ली और ख़त्म कर दी, नहीं। आप जब वीडियो को देखें पहली बार तो पेन और कॉपी साथ लेकर बैठें। पेन और कॉपी अगर नहीं चलाएंगे तो न्यूमेरिकल आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये एक कड़वा सच है, ठीक है। पेन कॉपी आप अपने साथ लेकर बैठें, अदरवाइज आपको समस्या होगी ही होगी। क्लियर है, ठीक है। और वीडियो को आप मैक्सिमम 1.5x पर देख सकते हैं, अदरवाइज पहली बार में कोशिश करें, जब फर्स्ट अटैम्प्ट में आप कर रहे हैं तो आप उसको नॉर्मल स्पीड पर देखें। यहाँ से आप चाहे ये वाली वीडियो उठा लीजिए, चाहे ये वीडियो उठा लीजिए। जब हमें पता है कि यहाँ से आपको 20 से 30 मार्क्स का मिलना ही मिलना है, तो आप इसको क्यों नॉर्मल स्पीड पर नहीं देखना चाहेंगे, क्यों इस पर आप जो अपना टाइम है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो आपको टाइम सही जगह पर कम समय में आप स्मार्ट स्टडी के तरीके से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप बेहतर परफॉर्म करके आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में। और अगर आपने ईमानदारी से समय दे दिया तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है। इस तरीके से आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी स्टार्ट करनी है। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में हमारे हेल्पलाइन नंबर 8273708952 पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।